यस, तो यहाँ 5 जो डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी, इनके बारे में बताया गया है। फिर हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द दिल्ली सल्तनत, कि सोर्सेज ऑफ, जो हमें कौन कौन से सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलती है दिल्ली सल्तनत के बारे में। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है दिल्ली सल्तनत के बारे में वो किस किस सोर्स से मिलती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो द इंस्क्रिप्शंस, द कॉइन्स, द मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस जो लिखा हुआ है वो कॉइन्स, सिक्के वगैरह है, या मॉन्यूमेंट्स जो स्मारक है, किले वगैरह जो राजाओं ने बनाए या स्तूप वगैरह बनाए हैं या कोई महल वगैरह उन्होंने बनाए हैं, उससे हमें इस टाइम पीरियड दिल्ली सल्तनत के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। लाइक फोर्ट्स, क्या क्या, जैसे किले हो गए, मॉस्क्यूज मस्जिद, टॉम्स मतलब गुम्बद, या टेम्पल्स मंदिर वगैरह जो बनाए हैं, प्रोवाइड एम्पल इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। एम्पल मतलब काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें इनसे मिलती है, जो मंदिर मस्जिद है या महल वगैरह या किले वगैरह है उससे। फिर देखिए, इन एडिशन टू दीज वी हैव ट्रेवलर्स अकाउंट एंड कोर्ट क्रॉनिकल्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट एंड लीव्स ऑफ किंग्स एंड ऑर्डिनरी पीपल। यहाँ ये बोल रहा है इन एडिशन टू दीज, यहाँ ये बोल रहा है जो है ट्रैवलर, जो ट्रैवलर्स अकाउंट है, मतलब जो ट्रैवलर्स जो बाहरी विदेशी यात्री नागरिक यहाँ घूमने आए हैं उनसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उन्होंने मतलब बुक्स वगैरह लिखी थी यहाँ के राजाओं के बारे में, दिल्ली सल्तनत पर जो राजा थे उनके बारे में बुक्स लिखी थी, तो उन बुक्स से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये सब इवेंट्स जो हुए थे उसके बारे में कि किस तरह से राजा रहते थे, ऑर्डिनरी पीपल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर यहाँ बोल रहा है द कोर्ट क्रॉनिकल्स मीन त्वारिख और एन अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। यहाँ ये बोल रहा है क्रॉनिकल का मतलब होता है तारीख, लाइक पास्ट टाइम में जो तारीख डेट जो होती है उससे क्या बोलते थे क्रॉनिकल, कि कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है वो किस टाइम पर हुआ है, तो वो चीज़ होती है त्वारिख, कि ये हिस्टोरिकल इवेंट लाइक उन्होंने कोई मॉस्क्यू बनवाई है या उन्होंने कोई लड़ाई करी है या उन्होंने कुछ इस तरह का इवेंट किया है, तो वो किस टाइम पीरियड पे हुआ है, तो वो चीज़ कहलाती है उसको उसी टाइम पीरियड में, कि जो फर्स्ट नंबर पे हुआ है देन ये सेकंड पे हुआ था ये, तो उसको उसी तरह से अरेंज करना, ये चीज़ कहलाता है क्रॉनिकल। तो इस तरह से जो हिस्टोरिकल इवेंट हुए थे उनको मेंटेन करना। सच अकाउंट्स आर मेनली इन फारसी एंड पार्टली इन अरेबिक। और ये जो इन्फॉर्मेशन ये बुक्स वगैरह में जो लिखा हुआ वो किस लैंग्वेज में, या तो फारसी लैंग्वेज या फिर अरबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फिर देखिए द ऑथर्स आर वाइज एंड लर्न मैन। जो ऑथर्स जो थे वो वाइज मतलब बुद्धिमान थे, लर्न मैन थे, सीखना चाहते थे कुछ। सम ऑफ देम हैड एन ऑफिशियल पोजीशन एंड स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम एट द कोर्ट ऑफ किंग। उनकी जो बाहर से जो ट्रैवलर्स आए थे, यात्री जो आए थे, उनकी जो राजा के दरबार में उनकी जो पोजीशन थी वो बहुत स्पेशल पोजीशन होती थी। राजा उन्हें एक स्पेशल पोजीशन प्रोवाइड करवाते थे और वो राजा के दरबार में काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करते थे। मतलब जो ट्रैवलर्स आए थे वो इन राजा क्या कर रहा है, किस काम को किस तरीके से कर रहा है, तो इस पर वो काफ़ी सारा टाइम स्पेंड वो लोग करते थे जो ट्रैवलर्स आते थे। फिर ज़ियाउद्दीन बरानी रॉड त्वारिख फिरोज शाही, जो ज़ियाउद्दीन थे उन्होंने त्वारिख ए फिरोज शाही लिखा था। फिर इट बिगन विथ एसेशन ऑफ बलबन एंड कम डाउन टू अर्ली ईयर ऑफ फिरोज शाह तुगलक। मतलब जब फिरोज शाह के तुगलक के अर्ली टाइम पीरियड तक वो वहाँ पर रहे थे ज़ियाउद्दीन, और उनके बारे में लिखा था। फिर मिनाज ए सिराज रॉट ऑन अर्ली हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। मिनाज ए सिराज ने जो अर्ली टाइम पीरियड अर्ली हिस्ट्री जो थी दिल्ली सल्तनत के बारे में उसके बारे में लिखा था। यस, फिर देखिए नॉट मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो आम आदमी है दिल्ली सल्तनत में, उनके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लाइक जो दिल्ली के जो सुल्तान थे, राजा वगैरह थे, उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है, उनके ड्रेसअप के बारे में, फूड हैबिट्स के बारे में, या उनकी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन बट ऑर्डिनरी पीपल जो आम जनता थी उनके साथ वो किस तरह से रहती थी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। यस, उनकी लाइफ कैसी थी आम आदमी की, कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ऑथर्स और हिस्टोरियंस हैव गिवन एक्सीलेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ सम ऑफ मेजर इवेंट। जो ऑथर्स है या जो हिस्टोरियंस, इतिहासकार, ऑथर्स जो लेखक है, उन्होंने सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो सिर्फ मेजर इवेंट, जो मतलब हिस्ट्री के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो वर्क हुए उसी के बारे में, या किंग ने क्या किया है उसके बारे में ही इन्फॉर्मेशन है। जो ऑर्डिनरी पीपल है उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। बट देयर वर रीजन्स वाई
These chronicle fail to provide much information about the life of ordinary man and woman. But ये क्या रीज़न है, क्या कारण है कि जो क्रॉनिकल्स है, मतलब जिन्होंने जो इवेंट्स वगैरह जो रिकॉर्ड किए हुए हैं वो आम आदमी, चाहे आम आदमी है या महिलाएं हैं, उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराया है, या उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने में क्या हो गया है, फेल हो गया है। इसका क्या रीज़न है? फिर देखिए, फर्स्ट, दे हेल्ड एन ऑफिशियल पोजीशन। फॉर एग्जांपल, ज़ियाउद्दीन बरानी हेल्ड एन इम्पॉर्टेंट पोस्ट इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। एक्चुअल में क्या था, ये क्या थे, राजा के दरबार में इन्हें अपॉइंट करते थे, तो जो किंग, जो सुल्तान क्या कर रहा है उसी की वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते थे। तो इसीलिए ये लोग क्या, इन्हें ऑर्डिनरी पीपल के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि ये जो राजा इन्हें फैसिलिटीज़, राजा इन्हें महल वगैरह प्रोवाइड करवाना, इन्हें कोर्ट में स्पेशल पोजीशन, तो सिर्फ इन्हें किंग के बारे में ही नॉलेज था कि किंग क्या कर रहे हैं। आम लोगों के बारे में इन्हें कोई नॉलेज नहीं था। जैसे यहाँ ज़ियाउद्दीन का बताया था, तो उनकी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मतलब एक कलेक्शन, ये जो इनकम आ रही है राजा के इनकम डिपार्टमेंट में, इनकी क्या थी, इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। तो ऑब्वियसली ये राजा से रिलेटेड थे, उन्हीं के आसपास रहते थे, तो उन्हीं के बारे में इन्होंने लिखा है, उन्हीं की इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड करी है। जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनसे इनका कोई लिंक ही नहीं था, तो इसलिए उनके बारे में इनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। फिर देखिए, देयर होल एफर्ट वॉज टू प्लीज़ द सुल्तान हु रिवॉर्डेड देम विच गिफ्ट एंड मनी। इसके अलावा जो उनके जो एफर्ट्स थे वो किसके लिए होते थे, लाइक जैसे कि जो सुल्तान उन्हें रिवॉर्ड देता था या गिफ्ट या मनी देते थे, तो ऑब्वियसली उन्हें जो भी नॉलेज है राजा के बारे में, कि राजा क्या उन्हें रिवॉर्ड्स वगैरह प्रोवाइड करवाते थे उनके गुड वर्क के लिए, अच्छे काम के लिए। फिर देखिए, हाउ कुड द डिपिक्ट्स पीपल पोअट्री एंड मिजरी, कि जो लोगों की गरीबी के बारे में या लोगों के जो आम लोगों की जो लाइफ कैसी है उसका उन्हें कोई आइडिया नहीं था। सेकेंडली, दे लिव्ड इन सिटीज़, वो शहरों में रहते थे। दे हैड नो अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड सी हाउ ऑर्डिनरी पीपल लिव देयर। तो जो ऑब्वियसली जो ट्रैवलर्स थे या जिनकी कोर्ट में स्पेशल पोजीशंस थी, उन्होंने बुक्स वगैरह लिखी है, तो कभी उन्हें विलेज जाने का मौका ही नहीं मिला, उन्हें विलेज गाँवों में जाने का अवसर ही नहीं मिला, तो उन्हें पता ही नहीं था कि गाँव के लोगों की लाइफ कैसी है या जो आम आदमी की लाइफ कैसी है। वो लोग सिटीज़, शहरों में ही रहते थे, तो उन्हें ऑर्डिनरी पीपल्स या जो विलेज के जो पीपल है उनकी लाइफ के बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था। अब है बेस इन देयर अकाउंट, the authors assume to be based, they color their account with their own personal opinion। इसके अलावा जो ऑथर्स हैं, लेखक हैं, उन्होंने अपना पर्सनल ओपिनियन भी अपने अकाउंट्स, मतलब जो उन्होंने बुक्स वगैरह लिखी है, जो लिखा है वो क्या है, उन्होंने खुद का पर्सनल ओपिनियन भी उसके अंदर डाला है। फिर देखिए, मिनाज अ सिराज अ ग्रेट एडमायर ऑफ बलबन। जैसे जो मिनाज अ सिराज वो एडमायर थे, बहुत ही अच्छे एडमायर थे बलबन के, तो उन्होंने बलबन को काफ़ी तारीफ़ करी है उनकी अपने अकाउंट में। ही पेंट हिम एज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर फ्री फ्रॉम ऑल फॉल्ट। उन्होंने मतलब बलबन को इस तरह से बताया कि बलबन में क्या थी, कोई भी फॉल्ट, मतलब कोई भी कमी नहीं, क्योंकि वो बलबन के बहुत अच्छे एडमायर, प्रशंसक थे, तो उन्होंने बलबन की कोई भी मिस्टेक्स नहीं बताई है। उन्होंने बलबन के बारे में लिखा है, बलबन को बहुत ही एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन राजा बताया है, बहुत ही अच्छा शासक बताया, वो कोई भी फॉल्ट उन्होंने बलबन के बारे में अपना जो अकाउंट है उसके अंदर नहीं बताया है। फिर देखिए, यहाँ ये बोल रहा है ही पेन, उन्होंने फ्री, मतलब बलबन को सारे फॉल्ट से क्या रखा था, फ्री रखा था। तो बलबन वॉज इनटॉलरेंट ऑफ द रिलीजन ऑफ द वास्ट मेजोरिटी ऑफ हिज सब्जेक्ट द हिंदूज। इसके अलावा जो बलबन थे उन्होंने कभी हिंदू धर्म को टॉलरेट ही नहीं किया था, वो हिंदू धर्म को लाइक ही नहीं करते थे। तो भी जो मिनाज सिराज है उन्होंने बलबन की इस चीज़ के बारे में नहीं बताया है, बल्कि उन्होंने उसकी क्या करी है, तारीफ़ ही करी है। यस, फिर हम देखिए, मिनाज सिराज शोड बेस अगेंस्ट रजिया सुल्तान। अब मिनाज सिराज ने क्या किया है, अपना जो ओपिनियन है किसके खिलाफ रखा है, रजिया सुल्तान जो थी उनके खिलाफ, मतलब वो उसकी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। क्यों करते हैं, शी वॉज अ वुमन, क्योंकि एक वो महिला थी, तो उन्हें नहीं अच्छा लगता था कि एक महिला होकर वो क्या करे, एक राज करे, दिल्ली पर राज करे, दिल्ली की सुल्तान बने, उन्हें ये पसंद नहीं था। तो उन्होंने रजिया सुल्तान की क्या करी है, बुराई करी है अपने अकाउंट के अंदर, उनकी प्रशंसा नहीं करी है। रजिया सुल्तान वॉज ब्रेव एंड एनर्जेटिक, बल्कि रजिया सुल्तान क्या थी, ब्रेव थी। बट मिनाज सिराज लाइक अदर्स नोबल वुड नॉट लाइक रूल्ड बाय ए वुमन। बट
मिनाज सिराज को ये अदर नॉबल्स की तरह उन्हें भी ये अच्छा नहीं लगता था कि एक लेडीज़ या एक वुमन क्या करे, दिल्ली पर राज करे। तो इसलिए उन्होंने अपने अकाउंट में रजिया सुल्तान की क्या करी है, प्रशंसा नहीं करी है, उनकी अच्छाइयाँ नहीं बताई है, उन्हें फॉल्ट से फ्री नहीं रखा, बल्कि उनके अंदर फॉल्ट बताए हैं रजिया सुल्तान के अंदर। फिर देखिए, अकॉर्डिंग टू हिम वुमन वॉज सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मैन। उन्हें लगता था कि जो वुमेंस, जो महिलाएं होती है, सिर्फ क्या बन सकती है, एक सबॉर्डिनेट, मतलब एक मेन जो आदमी होता है उसकी सहायक बन सकती है, खुद राजा कभी नहीं बन सकती। फिर देखिए, ज़ियाउद्दीन वॉज ए हाईली एजुकेटेड मैन। और ज़ियाउद्दीन जो थे बहुत ही एजुकेटेड पर्सन थे, बहुत ही काफ़ी पढ़े लिखे आदमी थे। ही न्यू द ड्यूटीज़ ऑफ हिस्टोरियंस। ज़ियाउद्दीन को पता था कि एक हिस्टोरियंस, एक इतिहासकार की ड्यूटी क्या थी। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी एजुकेटेड थे। येट ही वॉज नॉट फ्री फ्रॉम बेस एंड प्रेजुडियस। तो इसलिए उन्होंने ऐसा पहले से किसी के बारे में बेस नहीं बनाया था कि ये पर्सन इस टाइप का है कि महिला है तो काम कर सकती है, मेन ही वर्क करेगा, इस तरह का उन्होंने कोई भी अपना जो है थॉट नहीं क्रिएट किया था। वो किसी के बारे में पहले से ही कोई अपना ओपिनियन नहीं देना चाहते थे, किस राजा ने, किस सुल्तान ने किस तरह से वर्क किया है, यही उन्होंने बताया था ज़ियाउद्दीन ने। बल्कि मिनाज सिराज का ये थॉट था, उन्होंने जैसे बलबन के बारे में अच्छा थॉट क्रिएट कर रखा था, वहीं अगर रज़िया सुल्तान क्या थी, लेडी थी, तो उनके बारे में बैड थॉट क्रिएट उन्होंने कर रखा था। यह सब हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में। स्लेव जो डायनेस्टी है, गुलाम वंश, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। स्लेव जो डायनेस्टी थी, जो 1206 से लेकर उन्होंने 1290 तक जो थी स्लेव डायनेस्टी, उसके अंदर जो फर्स्ट थे कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहले वहाँ के वो क्या थे, शासक थे, या उन्होंने ही उसका क्या रखा था, फाउंडेशन रखा था, इसका स्लेव डायनेस्टी का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जस्ट देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक हैड बिगन हिज करियर एज ए हम्बल स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, एक कहीं ना कहीं वो एक स्लेव थे, वो दास थे मोहम्मद गौरी के, बहुत ही हम्बल, मतलब दयालु या उनकी हर बात को मानने वाले इस टाइप के वो स्लेव थे। ही रोज टू पावर आफ्टर हिज मास्टर्स डेथ इन AD 1206। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना पावर कब दिखाया, जब उसके जो मास्टर थे मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने क्या दिखाया, अपना पावर दिखाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ही कंसोलिडेटेड हिज पावर थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस। उन्होंने जो अपना पावर दिखाया। फिर बीइंग अ स्लेव ही हैड डिफ़िकल्ट टाइम इन ओवरकमिंग रेसिस्टेंस ऑफ हिज नॉबल्स एंड सप्रेसिंग इंटरनल रिवॉल्ट्स एंड एक्सटर्नल इन्वेंशन। यहाँ हम ये बोल रहे हैं, ऑब्वियसली वो क्या थे, एक दास थे, राजा के दास थे, और अब वो खुद राजा बनेंगे तो उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेगी ना। जो काफ़ी सारे नोबल्स, जो सामंत थे, राजा के नोबल्स थे, वो भी उन्हें राजा मानने से इनकार कर रहे थे, तो ये प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ी। उनके लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम रहा राजा बनने का। और उसके अलावा इंटरनल रिवोल्ट, मतलब अंदर से भी उन्हें क्या विद्रोह का सामना करना पड़ा। मतलब आसपास के जो लोग थे या मिनिस्टर्स वगैरह थे, वो भी विद्रोह कर रहे थे कि क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बन रहे थे, सुल्तान बन रहे थे, इसलिए। और इसके अलावा एक्सटर्नल, बाहरी इन्वेंशन, मतलब बाहरी आक्रमणों का भी इनको कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। क्योंकि ये स्लेव थे तो कोई भी इन्हें क्या है, सुल्तान नहीं मान पा रहा था, कोई भी सुल्तान एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था इन्हें। ही कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट इस्लामिक मोन्यूमेंट। फिर उन्होंने क्या है, पहला इस्लामिक एक मोन्यूमेंट, स्मारक बनाया, कुवात उल इस्लाम मॉस्क्यू, एक मस्जिद बनाई कुवात उल इस्लाम ऑन ईच एट दिल्ली एंड अजमेर। दिल्ली में और अजमेर में इन्होंने मॉस्क्यू मस्जिद बनवाई। ही ऑल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन मेमोरी ऑफ सूफी संत। और सूफी संत की याद में, सूफी संत की मेमोरी में उन्होंने क्या है, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करवाया, कुतुब मीनार बनवाना स्टार्ट करवाया। फिर देखिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इट वॉज कम्प्लीटेड बाय इल्तुतमिश। मतलब ये इन्होंने कुतुब मीनार बनाना तो किसने स्टार्ट करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट उसको कंप्लीट जो करवाया था वो किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। ही डाइड इन AD 1210 और उनकी जो मृत्यु हो गई थी 1210 में उनकी मृत्यु हो गई थी।
ड्यूरिंग अ फार फ्रॉम अ हॉर्स वाइल प्लेइंग सोगान पोलो एट लाहौर। और जो कब हुई थी, कोई हॉर्स घोड़े के साथ कोई गेम होता है वो खेलते वक्त उनकी क्या हो गई थी, 1210 में उनकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो उनकी मृत्यु के बाद जो राजा बने थे वो कौन बने थे, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है जो क्या बने थे, 1211 से लेकर 1236 तक जो बने थे, इल्तुतमिश राजा बने थे। इल्तुतमिश वॉज अ स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश भी क्या थे, इन्हीं के स्लेव थे, इनके गुलाम। इल्तुतमिश भी क्या थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे, मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। तो यस देखिए, तो वो भी उसकी मृत्यु के बाद राजा बने। लेटर बिकम हिज सन इन लॉ, और बाद में उनके क्या बन गए, सन इन लॉ, मतलब उनके दामाद भी बन गए, किसके, कुतुबुद्दीन के, इल्तुतमिश। फिर देखिए, सेंसिंग द रेसमेंटल ऑफ नोबल्स ही क्रिएटेड अ ग्रुप ऑफ 40 पावरफुल नोबल्स नॉन एज चालीसा और द 40 टू हेल्प हिम इन सप्रेसिंग हिज एनिमीज। मतलब अब उन्होंने ऑब्वियसली जो नोबल्स थे वो क्या कर रहे थे, रेसिस्टमेंट मतलब विरोध कर रहे थे, मना कर रहे थे कि एक स्लेव, एक गुलाम है, वो कैसे राजा बन सकता है, सुल्तान बन सकता है। तो उन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश ने एक 40 पावरफुल जो नोबल्स की एक टीम बनाई, 40 पावरफुल नोबल्स की उन्होंने क्या बनाई, एक टीम बनाई 40 पीपल्स की। उसे नाम क्या दिया गया, चालीसा। चालीसा नाम क्यों दिया गया, क्योंकि उसमें 40 पीपल्स थे। उन्होंने पावरफुल नोबल्स को उसमें लिया ताकि जो अपने एनिमीज़ है उनका वो क्या कर सके, सामना कर सके। जो अपने एनिमीज़, अपने दुश्मन से उनको क्या कर सके, हराने के लिए इल्तुतमिश ने क्या बनाया, एक चालीसा बनाया, मतलब एक ग्रुप बनाया 40 पर्सनस का। फिर देखिए, उबाचा वॉज द रूलर ऑफ मुल्तान एंड ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ पंजाब। अब जो उबाचा था उन्होंने क्या किया, मुल्तान पर कब्जा कर लिया था, जो किसका हिस्सा था, पंजाब का हिस्सा था। त्वाजिक युल्ज़ाफ वॉज द रूलर ऑफ गजनी, जो गजनी का जो रूलर था, वांटेड टू एनेक्स इंडिया टेरिटरीज। अब वो क्या चाहता था, इंडिया की जो अदर टेरिटरीज है उन पर कब्जा करना चाहता था, कि वो चाहता था कि वो इंडिया के अदर हिस्सों पर भी क्या कर ले, कब्जा कर ले। एंड वांटेड टू एनेक्स इंडियन टेरिटरीज, इस तरह से जो वो इंडिया की जो अदर टेरिटरीज है, इंडिया के जो अदर हिस्से हैं उन पर क्या करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे। तो फिर इल्तुतमिश डिफीटेड बोथ ऑफ देम, इल्तुतमिश ने क्या कर दिया, दोनों को ही हरा दिया था। देयर वर रिवॉल्ट इन गैंगेटिक वैली फ्रॉम राजपूत रूलर एंड अदर गवर्नर्स। अब लेकिन उसे अब वापस से रिवॉल्ट मतलब विद्रोह का सामना करना पड़ा, कहाँ पर, गैंगेटिक वैली में। गैंगेटिक वैली के अंदर जो राजपूत जो शासक थे और इसके अलावा जो अदर गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश का विरोध किया, उसका विद्रोह किया। फिर देखिए, इल्तुतमिश डिफीटेड दैम ऑल एंड फर्मली एस्टैब्लिश द तुर्किश रूल। और इस तरह से इल्तुतमिश ने क्या किया, सभी को हरा दिया। सभी जो राजपूत शासक आए थे उनको, या गवर्नर आए थे उनको, गजनी के जो रूलर आए थे उनको, सभी को हराकर उसने कौन सा रूल इस्टेब्लिश किया, तुर्किश रूल इस्टेब्लिश किया। इल्तुतमिश ने कौन सा रूल इस्टेब्लिश किया, तुर्किश रूल। उसके बाद देखिए, हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बाद जो आई थी रज़िया सुल्तान। कौन आई थी, 3rd नंबर पर जो आई है रज़िया सुल्तान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो इल्तुतमिश के बाद जो राजा बनी थी, कौन बनी थी, रज़िया सुल्तान, जो क्या बनी थी, राजा बनी थी इल्तुतमिश के बाद। तो कैसे राजा बनी थी वो देखिए। रज़िया सुल्तान केम टू द थ्रोन आफ्टर हिज फादर इल्तुतमिश डाइड इन AD 1236। मतलब 1236 में अपने फादर की मृत्यु के बाद, अपने पापा की मृत्यु के बाद 1236 में कौन बनी थी, राजा रज़िया सुल्तान राजा बनी थी। बीइंग अ वुमन शी हैड फेस ग्रेट अपोजिशन एंड रिबिलियन फ्रॉम द नोबल्स। बट एक वुमन होने की वजह से, एक महिला होने की वजह से उन्हें क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करी। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे, कि विद्रोह कर रहे थे कि एक महिला होकर कैसे राजा बन सकती है वो। तो उन्हें काफ़ी सारी अपोजिशंस उन्हें रज़िया सुल्तान को फेस करनी पड़ी। शी वॉज़ वेरी ब्रेव, बट वो क्या थी, बहुत ही ब्रेव थी, बहादुर थी।
शी रोड हॉर्सेस एंड लीड हर आर्मी इन बैटलफील्ड। वो क्या चलाती थी, घोड़ा चलाती थी। जब लड़ाई होती थी, बैटल होता था युद्ध के मैदान में, वो खुद घोड़ा चलाती थी और अपनी जो आर्मी है, सेना को लीड करती थी, खुद आगे आती थी, लीडर बनती थी सेना की, इतनी वो बहादुर थी। शी वॉज हाउएवर डिफीटेड अल्तुनिया द गवर्नर ऑफ सरहिंद एंड लीडर ऑफ रिबेल्स। उसने जो रिबेल्स थे उनके जो गवर्नर वगैरह थे सरहिंद, उनको हरा दिया था। शी लेटर मैरिड अल्तुनिया टू रिकवर द थ्रोन। और फिर उसने किससे मैरिड कर ली थी, अल्तुनिया से। द नोबल्स हाउएवर प्रोटेड अगेंस्ट हर एंड शी पुट डेथ ऑन AD 1240 में। बट जो नोबल्स थे वो वापस से क्या कर रहे थे, उसका विद्रोह कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और जो रजिया सुल्तान है उनकी डेथ कब हो गई थी, 1240 में रजिया सुल्तान की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। यस, फिर देखिए तो यहाँ पर जो सिल्वर कॉइन्स ऑफ इल्तुतमिश का पिक्चर दिया हुआ है कि किस तरह के सिल्वर कॉइन्स उन्होंने चलाए थे वो। अब यस हम पढ़ेंगे गियासुद्दीन बलबन के बारे में। अब जो है वो कौन है, गियासुद्दीन बलबन, उनके बारे में हम यहाँ इसमें पढ़ेंगे। दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे हम। उनका पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन। उन्होंने जो किया था 1265 से लेकर 1287 तक उन्होंने रूल किया था। किसने, गियासुद्दीन बलबन ने 1265 से लेकर 1287 तक किसका साम्राज्य था, गियासुद्दीन बलबन का उन्होंने राज्य किया था। ये पढ़ेंगे हम। आफ्टर अबाउट 6 years ऑफ इंटरनल स्ट्रिफ नसरुद्दीन महमूद द यंगेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश। अब क्या 6 साल तक इन्होंने मतलब बहुत प्रॉब्लम रही थी, क्योंकि रजिया सुल्तान जो थी वो लड़की होकर एक बन गई थी, सुल्तान बन गई थी। तो लोगों ने अब जो क्या है, इल्तुतमिश का जो सबसे यंगेस्ट सन था वो क्या बने थे, अब वो राजा सिंहासन पर बैठे थे, वो सुल्तान बने थे। उनका नाम था नसरुद्दीन। ही वॉज प्लेजर लविंग, वीक एंड इनएक्सपीरियंस। ऑब्वियसली वो एक आरामदायक जीवन जीना चाहते थे, वीक, कमज़ोर थे और इनएक्सपीरियंस, मतलब उन्हें राज्य चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि उन्हें इस सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। ही लेफ्ट द एडमिनिस्ट्रेशन टू हिज एडवाइज़र गियासुद्दीन बलबन। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अपना राज्य कार्य, अपना जो पूरा साम्राज्य है वो किसके भरोसे पर, किसके, अपने जो एडवाइज़र थे गियासुद्दीन बलबन के ऊपर छोड़ दिया। मतलब गियासुद्दीन बलबन के ऊपर उन्होंने सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी, गियासुद्दीन बलबन को दे दी। फिर देखिए ऑल द पावर ऑफ सुल्तान वर नाउ इन हिज हैंड। तो जो सारे जो पावर्स थे सुल्तान के, जो सारे पावर होते, सुल्तान के पास जो पावर होते, राजा के पास जो पावर होते हैं, वो किसके पास आ गए, बलबन के पास आ गए। फॉर 20 years ही एक्ट लाइक ए प्राइम मिनिस्टर। और वो किस तरह से एक्ट करने लगा, बलबन लाइक ए प्राइम मिनिस्टर, कि वो क्या है, एक प्रधानमंत्री है। आफ्टर नसरुद्दीन डेथ AD 1265 बलबन ऑक्यूपाइड द थ्रोन। और नसरुद्दीन की जब डेथ हो गई 1265 में, तो अब क्या किया, जो बलबन थे उन्होंने थ्रोन मतलब उस सिंहासन पर कब्जा कर लिया और बलबन क्या बन गए, खुद राजा बन गए। यस, फिर देखिए ये ही टुक मैनी स्टेप्स टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन। उन्होंने अपनी जो पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करी। ही ऑल्सो क्रश्ड मैनी रिवॉल्ट एंड रूल्ड विथ एन आयरन हैंड। उन्होंने काफ़ी सारे रिवॉल्ट्स, विद्रोह का सामना किया, बट आयरन हैंड, एक लोहे के हाथ रख के सभी के साथ अच्छे से सामना किया उन्होंने। विथ हिज स्टर्न एंड बोल्ड पॉलिसी ही क्रिएट फियर एंड रेस्पेक्ट इन माइंड ऑफ पीपल। लेकिन उनकी बोल्ड पॉलिसी की वजह से, स्ट्रॉन्ग उन्होंने अपना ओपिनियन रखा और स्ट्रांगली वो क्रिएट रहे, तो लोगों के मन में अब क्या है, फियर, डर और रेस्पेक्ट क्या हुआ, क्रिएट हुआ बलबन के लिए। अब लोग क्या है, अपने राजा से डरने लगे, उनकी रेस्पेक्ट करने लगे। यस, फिर ही इस्टेब्लिश पीस एंड ऑर्डर इन द कंट्री। और इस तरह से उन्होंने देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाई। फिर देखिए यस, किंगडम ऑफ बलबन यहाँ बताया हुआ है कि ये जो ग्रीन कलर का है यहाँ बलबन का शासन था। यस, फिर देखिए ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज द आर्मी एंड पोस्टेड अ स्ट्रॉन्ग फोर्स इन नॉर्थ वेस्ट। और इस तरह से उन्होंने अपनी जो आर्मी है उसको पहचान दिलाई और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में एक बहुत ही अपनी बड़ी आर्मी क्रिएट करी। द मंगोल्स वर क्रिएटिंग ग्रेट ट्रबल देयर। जो मंगोल्स थे उन्होंने उसके लिए काफ़ी, बलबन के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, मंगोल्स जो थे उन्होंने। फिर देखिए बलबन डिस्ट्रॉय द ग्रुप ऑफ 40 विच हैड बिकम वेरी पावरफुल। बलबन ने क्या किया
जो 40 का जो एक ग्रुप था उसको भी क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, जो क्योंकि वो ग्रुप जो क्या था बहुत पावरफुल था। फिर देखिए द नोबल्स स्टूड साइलेंटली इन द कोर्ट। अब जो नोबल्स थे बलबन के वो साइलेंटली बिल्कुल चुपचाप कोर्ट में खड़े होते थे। दे हैड टू नील एंड टच द ग्राउंड विद देयर फॉरहेड इन सैल्यूशन नॉन एज सिजदा। अब वो क्या करते थे, अपने घुटनों पर आकर और ग्राउंड को टच, ज़मीन को टच करते हुए क्या करते थे, सैल्यूट करते थे, जिसे बोलते हैं सिजदा। आपने कभी नमाज़ पढ़ते हुए देखा होगा तो किस तरह से वो अपने घुटनों पर आते हैं, घुटनों पर फिर देन झुकते हैं, ग्राउंड को टच करते हैं, अपना जो सर होता है उसको क्या करते हैं, ग्राउंड से टच करते हैं, ज़मीन से टच करते हैं। तो वो इस तरह से वहाँ राजा के कोर्ट में करते थे, राजा के दरबार में करते थे, बलबन के दरबार में करते थे जो नोबल्स वगैरह थे। तो ये जो चीज़ है कि घुटनों पर बैठ कर ज़मीन को टच करना अपने सर से, वो चीज़ कहलाती है सिजदा करना। तो वो सिजदा वहाँ पर उस दरबार में करते थे। यस तो गोल्ड कॉइन्स ऑफ गियासुद्दीन बलबन, गियासुद्दीन बलबन ने जो गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे उसकी पिक्चर यहाँ दी हुई है। तो आपका यहाँ पर जो पार्ट 1 है चैप्टर 4 का वो कंप्लीट कर लिया है हमने, कि जो स्लेव डायनेस्टी थी उसके बारे में हमने यहाँ पढ़ा है। और आगे जो हम पार्ट 2 में जो और डायनेस्टी के जो किंग्स बचे हुए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।